अब एक फिल्म के सक्सेस होने के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे टैलेंटेड डायरेक्टर्स, अच्छे प्रोड्यूसर्स से लेकर बढ़िया कास्ट, एक वेल रिटन स्क्रिप्ट और बिग चंक ऑफ बजट एंड टाइम स्पेंट ऑन इट्स पोस्ट प्रोडक्शन। लेकिन आदिपुरुष फिल्म में इनमें से बहुत सारी चीजें मिसिंग थी। इसलिए 700 करोड़ जितना हाई बजट होने के बावजूद और प्रभास जितना इतना बड़ा एक्शन स्टार होते हुए भी फिल्म वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव डिजास्टर साबित हुई। वही कल की 2898 एडी सिर्फ 600 करोड़ यानी आदिपुरुष से 100 करोड़ कम बजट में बनकर भी एक सक्सेस साबित हुई। तो बस इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि वाई कल की वर्क एंड आदिपुरुष फेल्ड। अब ये वीडियो मैं आदिपुरुष की बुराई करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पूरा यूट्यूब ऐसे वीडियो से भरा हुआ है। मैं सिर्फ इन दोनों फिल्म्स को इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों फिल्म्स सेम लेवल की थी, यानी दोनों फिल्म्स में प्रभास था और दोनों फिल्म्स का बजट भी लगभग सिमिलर था। यहाँ पर एक फिल्म त्रेता युग के श्री राम के अवतार की कहानी यानी रामायण के ऊपर है और दूसरी कलयुग में आने वाले अवतार कल्कि के ऊपर है। तो कल की फिल्म 2898 एडी में सेट है। यहाँ पर हमें डिस्टोपियन फ्यूचर दिखाया जाता है, जिसे देखकर ही हमें हॉलीवुड फिल्म जैसे कि ड्यून, मैड मैक्स और मुझे पर्सनली मैंडलोरियन की याद आती है, जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। फिल्म के डायरेक्टर नाग अश्विन ने इसके वर्ल्ड बिल्डिंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम किया है। जहाँ हमें एक फ्यूचरिस्टिक सिटी काशी दिखाई जाती है, जो इकलौती सिटी इस डिस्टोपियन वर्ल्ड में बची हुई है, जिसे बहुत ही बारीकी से शो किया गया है। काशी को इसके फ्यूचरिस्टिक वेपन्स, टेक्नोलॉजी, कार, स्पेसशिप, कॉस्ट्यूम के साथ ब्रिलियंटली प्रेजेंट किया गया है। जहाँ ये सारी चीजें सिर्फ कुछ बाउंटी हंटर्स के पास ही होती है, जिसमें से एक है प्रभास का कैरेक्टर भैरवा, और ज्यादा तो पब्लिक गरीबी में जी रही है। वही काशी के ऊपर सुप्रीम लीडर यासीन का कॉम्प्लेक्स है, जिसने पृथ्वी का सारा पानी कॉम्प्लेक्स में भरकर उसका लिटरली समुद्र बनाया है। और वही दूसरी तरफ काशी में लोगों को पीने के लिए पानी आसानी से नहीं मिल रहा। इसी तरह कॉम्प्लेक्स एक हाई सोसाइटी और एलिटनेस को रिप्रेजेंट करता है, जिसे डायरेक्टर ने यूज करके काशी और कॉम्प्लेक्स के बीच एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट सेट किया है। वहीं पर आदिपुरुष मोस्ट ऑफ द फिल्म श्री राम के वनवास और सीता हरण पर फोकस करती है, इसीलिए मेजोरिटी सीन्स जंगल में दिखाए गए हैं, जिसे देखकर कोई भी बता सकता है कि फिल्म मोर देन 90% ग्रीन स्क्रीन के ऊपर एक साउंड स्टेज पर शूट की गई है। इसका ये मतलब नहीं कि ग्रीन स्क्रीन फिल्म में यूज करना बुरा है, बल्कि बहुत सारी फिल्म्स ग्रीन या ब्लू स्क्रीन का यूज करती है, लेकिन सीजीआई और वीएफएक्स का बेस्ट यूज निकालने के लिए उसे प्रैक्टिकल सेट्स और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के साथ कंबाइन किया जाता है। लेकिन आदिपुरुष में इस टेक्निक का बहुत ही कम यूज किया गया है, और शायद इसी वजह से इसके बैकग्राउंड्स और सीजी सीन्स इतने ज्यादा फेक और अनफिट लगते हैं। वहीं पर कल्कि में नाग अश्विन ने प्रैक्टिकल सेट्स, प्रॉप्स और सीजीआई का बहुत ही माइंडफुल रहते हुए यूज किया है। जैसे सेट डिजाइनिंग बहुत ही ज्यादा डिटेल वे में की गई है, फिर चाहे वो फ्यूचरिस्टिक काशी को दिखाना हो, या फिर अश्वत्थामा की गुफा का एक एंशिएंट और काम लुक हो, या फिर शंबाला का बैटलफील्ड वाला सेटअप। इन सब लोकेशंस की डिटेल्स हो, या फिर फिल्म में यूज किए गए प्रॉप्स हो, जैसे कि शील्ड्स, गन्स, स्पेसशिप्स। और तो और नाग अश्विन एक और स्टेप आगे जाते हुए उन्होंने भैरवा की कार यानी बुज्जी का ना ही सिर्फ प्रैक्टिकल मॉडल बल्कि एक वर्किंग इलेक्ट्रिक कार मॉडल भी बनाया, जिसे रोड पर देखकर लोगों का फिल्म के लिए इंटरेस्ट और भी बढ़ गया। और एज ए डायरेक्टर नाग अश्विन का फिल्म के लिए किया गया कमिटमेंट भी लोगों को समझ आया। लेकिन आदिपुरुष में हमें इसके डायरेक्टर ओम राउत का कोई भी कमिटमेंट दूर दूर तक नहीं दिखता। जहाँ पर इसके डायरेक्टर के पास एक गोल्डन चांस था अयोध्या नगरी को लाइव एक्शन में दिखाने का। अयोध्या नगरी और उसका पुरातन आर्किटेक्चर, लोगों का पहनावा, अयोध्या के राजा श्री राम के पिता दशरथ और उनका महल, अगर ये सब चीजें हमें बड़े पर्दे पर दिखाई जाती, भले ही एक नॉस्टैल्जिया के थ्रू, बट ऑडियंस इससे कनेक्ट कर पाती। जैसे एस एस राजामौली ने हमें बाहुबली में माहेशमती नगरी दिखाई है, जो बहुत हद तक अयोध्या से इंस्पायर लगती है। अगर ओम राउत कुछ उसी के आसपास भी दिखा देते तो भी चल जाता, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रावण के लंका को डिपिक्ट किया है, ऐसा लगता है मानो मेकर्स ने हम पर दया दिखाई हो अयोध्या नगरी को लाइव एक्शन में ना दिखाकर। रावण की सोने की लंका जो किसी भी एंगल से सोने की नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है मानो किसी स्टॉक वेबसाइट से एक ब्लैक कासल मॉडल उठा के सीधा स्क्रीन पे चिपका दिया हो। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब ओम राउत ने थॉर रैग्नारोक के एसगार्ड के क्लिप को जैसे के तैसे उठा के सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर लगा के मूवी के अंदर डाल दिया। और अब इसी से हमें ओम राउत की फिल्म के लिए कमिटमेंट कितनी थी और कितनी नहीं, ये साफ साफ तरीके से नजर आती है। जहाँ पर एक डायरेक्टर फिल्म के लिए एक वर्किंग कार मॉडल बना रहा है, वहीं पर दूसरा डायरेक्टर सीधी साफ हॉलीवुड फिल्म के सीन चोरी कर रहा है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन फिल्म में दिखाई गई है, जिसका नाम है शंबाला। अब ये वो जगह है जहाँ पर कल के अवतार जन्म लेने वाला है, और ये जगह एक इनविजिबल शीट से कॉम्प्लेक्स और आउटसाइड वर्ल्ड से छुपी हुई है। अब इसे देखकर आप में से बहुत लोगों को लगा होगा कि ये कंसेप्ट वकांडा से चुराई गई है। उन्हें शायद ये नहीं पता कि हिडन सिटी शंबाला का लोर हमारे पुराणों में हजारों साल पहले से ही लिखा गया था। अब शंबाला में कॉम्प्लेक्स के बाहर एक आखिरी पेड़ है, जिसकी भी सिर्फ 2 पत्तियां बची हुई है, और सुमति जिसके पेट में कल्कि है, उसकी शंबाला में एंट्री होने के साथ ही कुछ ही पलों में उधर बारिश गिरने लगती है, जो कई सालों में पहली बार हुई थी, जिससे डायरेक्टर शंबाला को नेचर से जुड़ा हुआ दिखाना चाहते हैं।
अब अगर नेचर की बात की जाए तो जहाँ पर नाग अश्विन ने एक डिस्टोपियन डेजर्ट में भी राइटिंग और सिंबोलिज्म से जान भर दी, वहीं पर उमराउत की आदिपुरुष बड़ी आसानी से एक रियल जंगल में शूट हो सकती थी। लेकिन ऐसा ना करते हुए उसे एक साउंड स्टेज पर शूट करने का डिसीजन लिया गया और पोस्ट में सीजी पेड़ पौधे लगाकर एक फेक और अनरियल एनवायरनमेंट को जबरदस्ती दिखाया गया, जहाँ पर हमें बैकग्राउंड में सीजी पेड़ के एक भी पत्ते की मूवमेंट जरा सी भी नहीं दिखती। ऐसा लगता है मानो सिर्फ एक जेपीजी इमेज को बैकग्राउंड में चिपका दिया हो। अब कैरेक्टर और उनके आपस में रिलेशनशिप की बात करें तो जिस तरह से हमें भैरव और बुज्जी के कैरेक्टर का आपस में बैंटर दिखाया गया है वो सच में मुझे एंटरटेनिंग लगा, जहाँ पर कई बार भैरव के जोक्स लैंड नहीं कर पाते और स्लाइटली इरिटेटिंग भी हो जाते हैं, वहीं पर बुज्जी के बिहेवियर और वन लाइनर से चेहरे पे मुस्कान भी आती है। जिसका पैरेलल अगर मुझे ड्रॉ करना हो तो मुझे मैंडलोरियन से इसका इंस्पिरेशन लगा। जिस तरह से बेबी योडा और मैंडो का आपस में रिलेशनशिप दिखाया गया है, जैसे मैंडलोरियन का बेबी योडा का अपने बच्चे की तरह ख्याल रखना और बेबी योडा का भी स्टबर्ननेस बिल्कुल बुज्जी की तरह है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तब जिस तरह से बेबी योडा मैंडलोरियन को बचाता है, कुछ उसी तरह से बुज्जी भी फाइट के बीच में आकर भैरवा को बचाती है। और ऑफ कोर्स भैरवा भी एक बाउंटी हंटर है और मैंडलोरियन भी, जिससे आई एम नॉट सरप्राइज अगर भैरवा का इंस्पिरेशन मैंडलोरियन से लिया गया हो। अब अगर कल्कि के बेस्ट पार्ट की बात की जाए तो ऑफकोर्स मेरे लिए वो महाभारत के सीन्स थे, जो ज़्यादा भी नहीं बल्कि कुल मिला के करीब 8 मिनट के आसपास थे, और सिर्फ उन्हीं सीन्स के लिए मैं इस फिल्म को बार बार देखना चाहूँगा। जिस तरह से विजुअली स्टनिंग, परफेक्टली रिटन और एग्जीक्यूटेड वो सीन्स है, आई एम प्रीटी श्योर कि नाग अश्विन का मेजर चंक ऑफ बजट इस पे ही खर्च हुआ होगा। सिर्फ अगर हम अमिताभ बच्चन के फेस के ऊपर की गई डीएजिंग को इग्नोर करें तो सारे सीन्स ऑलमोस्ट परफेक्ट थे। लाइटिंग हो, वीएफएक्स, कंपोजिशन, कलर ग्रेडिंग, ये सभी चीज़ें ऑन पॉइंट थी। और आई होप सो कि फ्यूचर में भी हमें इसी स्केल पर बनी हुई एक फुल्ली फ्लेज्ड महाभारत मूवी देखने को भी मिले। कल्कि में भी बहुत सारे फ्लॉस हैं, जिसकी इसका वीक पॉइंट है इसके विलेंस। फिल्म का वन ऑफ द विलेन कमांडर मानस की परफॉर्मेंस और राइटिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा वीक लगी। और भी कुछ चीज़ें जैसे कि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा डल और लंबा फील होता है, स्पेशली प्रभास के एक्सटेंडेड फाइट सीन्स और प्रभास को दिए गए कुछ पुअर डायलॉग चॉइसेस। अब कोई भी फिल्म पूरी तरीके से तो परफेक्ट नहीं हो सकती, किसी न किसी डिपार्टमेंट में कोई ना कोई कमी रही जाती है, फिर चाहे वो राइटिंग हो, सीजीआई, वीएफएक्स या फिर बजट की कमी हो सकती है। लेकिन आदि पुरुष जो मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन फिल्म होकर भी हर डिपार्टमेंट में फेल हुई थी, जो आखिर में फिल्म मेकर्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट करती है कि किस तरीके से एक फिल्म को नहीं बनाना चाहिए।